वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर एएचडीपी के फर्स्ट सेमेस्टर में वेटनरी एनाटॉमी पशु शरीर रचना विज्ञान विषय में चैप्टर नंबर 2 सेल के बारे में अध्ययन करेंगे। पूर्व में हमने सेल के पार्ट जैसे सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो मटेरियल पाया जाता है उसको जीवद्रव्य सेल मेम्ब्रेन द्रव्य, कोशिका द्रव्य, जो अंदर जो मेटेरियल पाया जाता है उसको कोशिका द्रव्य कहते हैं, जिसमें अनेक प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। उसमें अनेक प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, ऑर्गेनल्स बोलते हैं जिनको, सेल ऑर्गेनल्स। सेल के अंदर कई प्रकार के ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। तो उसके अंदर हमने अंतःप्रद्रवी जालिका यानी प्लाज्मिक रेटिकुलम का अध्ययन किया था कल। उसके बाद हमने गोल्जी काय का अध्ययन किया था। गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय क्या होती है, इनके क्या कार्य हैं। आज हम नेक्स्ट जो ऑर्गन है जो सेल के अंदर पाया जाता है वो है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम के लिए आपको पेज नंबर आपका 8 पे जो सेल का टिपिकल एनिमल सेल दिया हुआ है उसमें लाइसोसोम जो है वो ऊपर की साइड में सेल मेम्ब्रेन जहाँ दे रखा है या माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर जो है ये लाइसोसोम दिया हुआ है। तो लाइसोसोम की खोज जो है, ये लाइसोसोम की खोज डी डुवे ने की थी। डी डुवे नामक साइंटिस्ट ने इसकी लाइसोसोम की खोज की थी। अब इनको जो है कोशिका के आत्मघाती थैले भी कहा जाता है। यानी ये गोलाकार थैले के समान रचना होती है। गोलाकार थैला जैसे होता है वैसे ये रचना होती है जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो जगह है उसमें पाए जाते हैं। इनके चारों ओर एकल इकाई झिल्ली पाई जाती है। यानी जो इसके चारों तरफ झिल्ली पाई जाती है वो एकल झिल्ली है, एक ही झिल्ली है, दोहरी झिल्ली नहीं है। WBC जो है वो भी एक प्रकार के लाइसोसोम ही होते हैं। WBC जो है वो लाइसोसोम ही होते हैं एक प्रकार के। तो ये WBC में जो WBC जो सेल है वाइट ब्लड सेल, उसमें जो लाइसोसोम है उसका परिमाप जो है यानी उसका आकार अधिक बड़ा होता है, उसका आकार परिमाप बड़ा होता है। यानी लाइसोसोम जो है सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच की जो जगह होती है उसमें पाए जाते हैं। और ये गोलाकार थैले के समान है और ये आत्मघाती थैले हैं। सुसाइडल बैग्स कहते हैं इनको, जैसे सुसाइडल बम होते हैं ना, उसी तरह से सुसाइडल बैग है। और इनकी जो झिल्ली है वो एकल झिल्ली होती है। और WBC में ये जो लाइसोसोम है इनका परिमाप बड़ा होता है। लाइसोसोम में जल अपघटनी का मतलब होता है जो पानी को डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, यानी पानी के जल अपघटनी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, उस जल अपघटनी एंजाइम जो है वो लाइसोसोम में पाए जाते हैं। जल का अपघटन करते हैं वो लाइसोसोम में एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम में पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है, यानी आकार जो है उसके भिन्न भिन्न प्रकार के आकार पाए जाते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म यानी बहुरूपता होती है, उसके आकार में बहुरूपता पाई जाती है। और ये मुख्य रूप से जो है निम्न प्रकार के होते हैं, यानी इनके कई प्रकार होते हैं। जब एक तो होता है प्राइमरी लाइसोसोम, प्राथमिक लाइसोसोम, यानी ये गोल्जी काय द्वारा बनते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम जो है ये कैसे बनते हैं, ये गोल्जी काय से बनते हैं। जो गोल्जी बॉडी मैंने आपको पहले पढ़ाई थी उनके द्वारा बनते हैं। तो इनमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, जो पाचन क्रिया में काम में आते हैं। सेल में पाचन क्रिया में काम आते हैं वो एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें जल अपघटनी क्रिया नहीं होती है। जल का डिकम्पोजिशन
जो है इसमें नहीं होता है। यानी जो प्राइमरी लाइसोसोम है उसमें जल अपघटनी क्रिया यानी ये जो हाइड्रोलाइटिक क्रिया जो है वो इसमें प्राइमरी लाइसोसोम में नहीं होती है। फिर होता है द्वितीयक लाइसोसोम यानी सेकेंडरी लाइसोसोम्स। फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस द्वारा अंतर्गहित होने पर क्रमशः फेगोसोम व पिनोसोम का निर्माण होता है। यानी ये जो लाइसोसोम है इनका काम फेगोसाइटोसिस यानी किसी पदार्थ को निगलना या पानी को अपने अंदर लेना, ये इसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस की क्रिया होने के कारण इनको फेगोसोम और पिनोसोम का निर्माण होता है। यानी ये फेगोसोम और पिनोसोम का निर्माण जो है वो द्वितीयक लाइसोसोम जो प्राथमिक लाइसोसोम से जुड़कर द्वितीयक लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। यानी ये जो क्रिया है फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस के द्वारा जो प्राइमरी लाइसोसोम है वो द्वितीयक लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। ये इन द्वितीयक लाइसोसोम में उपस्थित एंजाइम जो है वो अंतःकोशिकीय पाचन करते हैं। यानी कोशिका के अंदर जो पाचन क्रिया उसको करते हैं। जो इन लाइसोसोम में जो एंजाइम पाए जाते हैं उनके द्वारा कोशिका के अंदर पाचन क्रिया को यानी इंट्रासेलुलर डाइजेशन का काम करते हैं। एक होता है तीसरा जो लाइसोसोम है, तीसरे टाइप का लाइसोसोम वो है रेजिडुअल बॉडी, उसको बोलते हैं अवशिष्ट काय या रेजिडुअल बॉडी। यानी जब जो सेकंड लाइसोसोम है द्वितीयक लाइसोसोम उसमें पाचन पूर्ण हो जाता है, पाचन क्रिया उसमें जब पूर्ण हो जाती है वो पाचन क्रिया का काम करता है, तो उसमें पाचन क्रिया पूर्ण हो जाती है तो पचित पदार्थ जो पदार्थ पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, वो विसरित होकर कोशिका द्रव्य में आ जाता है। वो वहाँ से डिफ्यूज होके कोशिका द्रव्य में मिल जाता है। इससे अवशिष्ट काय का निर्माण होता है। जो पचने के बाद में जो डाइजेस्टिव मटेरियल है वो जब कोशिका द्रव्य के अंदर आ जाता है तो एक लाइसोसोम का निर्माण होता है तीसरे टाइप का, जो एक्सोसाइटोसिस के द्वारा कोशिका से बाहर निकल जाता है। यानी वो पचा हुआ मटेरियल जो है उस मटेरियल के ऊपर लाइनिंग बन के एक लाइसोसोम बन जाता है जो सेल से बाहर चला जाता है, सेल से बाहर निकल जाती है। यानी वो मटेरियल जो है वो पचा हुआ उस लाइसोसोम के द्वारा सेल से बाहर चला जाता है। एक होता है ऑटोफेगोसोम्स। ऑटोफेगोसोम्स यानी स्वभक्षी रसदानियाँ जिसे बोलते हैं, ये भी लाइसोसोम का एक प्रकार है। ये लाइसोसोम जिनमें कोशिका के अंगकों आदि का पाचन होने लगता है उसे ऑटोफेगोसोम कहते हैं। जब कोशिका के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स दूसरे पार्ट होते हैं, उनका जब ये जो स्वभक्षी रसदानियाँ बनती है, रसदानियाँ मतलब एक प्रकार की आकृति बनती है जिनके अंदर ये ऑर्गन जो होते हैं सेल के अंदर उनको वो भक्षण करने लगती है, उनको स्वभक्षी बोलते हैं। स्वभक्षी यानी स्वभक्षी रसदानियाँ जो कोशिका अंगकों आदि का पाचन उनके अंदर होने लग जाता है। अब ये 4 प्रकार के लाइसोसोम्स होते हैं, इनको आपको याद करना है कि ये कैसे बनते हैं और क्या काम करते हैं। अब लाइसोसोम के काम क्या है, फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स, यानी एक तो ये अंतःकोशिकीय पाचन का काम करते हैं, यानी इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, सेल के अंदर जो डाइजेशन होता है उसका काम जो है ये लाइसोसोम के द्वारा किया जाता है, नंबर 1। नंबर 2 है भूखमरी यानी स्टारवेशन। जब भूखमरी होती है ना, अकाल पड़ता है, अकाल जैसे सेल में भूखमरी आ गई, सेल के अंदर भूखमरी या बीमारी की स्थिति में ये ऑटोफेगोसिस का काम करते हैं, यानी जो सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स दूसरे हैं उनको भक्षण करना शुरू कर देते हैं ये लाइसोसोम द्वारा। मेटामॉर्फोसिस के द्वारा
मेंढक की पूंछ का लुप्त होना, यानी मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण, काया का अंतरण यानी उसमें चेंज होना काया में, वो भी लाइसोसोम की वजह से ही होता है। जैसे मेंढक में पूंछ का लुप्त होना, टेडपोल जब होता है मेंढक में तो उसमें पूंछ होती है, लेकिन वो जब बड़ा होता है तो उसके कायांतरण के कारण वो पूंछ लुप्त हो जाता है। इसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस के द्वारा मेंढक की पूंछ का लुप्त होना, ये लाइसोसोम के द्वारा ही संभव होता है। अब निषेचन के समय, जो फर्टिलाइजेशन के समय, जो शुक्राणु फर्टिलाइजेशन के समय जब शुक्राणु जब अंडे से मिलता है उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। उस टाइम में शुक्राणु के एक्रोजोम द्वारा, एक्रोजोम मैंने कल आपको बताया था, उसकी हेड में एक संरचना होती है जिसको एक्रोजोम बोलते हैं, और वो एक्रोजोम है लाइसोसोम के एंजाइम का श्रवण करता है, लाइसोसोम के एंजाइम का श्रवण यानी सिक्रीशन करता है, और वो जो है अंडे को भेदने का काम करता है, जिससे स्पर्म का हेड जो है वो अंदर चला जाता है, स्पर्म के अंदर, ओवम के अंदर चला जाता है, और उसमें निषेचन हो जाता है यानी फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अस्थि जनन में, अस्थि जनन का मतलब है ओस्टियोजेनेसिस, यानी बोन सेल का बनना या उनका निर्माण होना में ओस्टियोक्लास्ट कोशिकाओं द्वारा उपस्थिति के मैट्रिक्स का अपरदन, यानी जो कार्टिलेज है उसमें मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स पार्ट जो है उसका अपरदन, अपरदन का मतलब उसका नष्ट होना, यानी वियरिंग अवे या इरोजन, उसका क्षरण होना, क्षरण यानी नष्ट होना। ये भी जो ओस्टियोजेनेसिस में ओस्टियोक्लास्ट कोशिकाएं जो होती है, ओस्टियोक्लास्ट जो सेल होती है वो आपके जो ये कार्टिलेज है, कार्टिलेज यानी उपस्थिति जिसे बोलते हैं, उसके मैट्रिक्स का अपरदन या नष्ट करना, उसको इरोजन करना, ये काम भी वो करते हैं। ओस्टियोक्लास्ट का मतलब होता है कोशिकाएं जो है वो ब्रेक डाउन करती है बोन के टिश्यू का, यानी बोन टिश्यू का ब्रेक डाउन करती है, उसको ओस्टियोक्लास्ट सेल बोलते हैं। फिर इसका काम होता है गुणसूत्र विच्छेदन, यानी डीएनएज एंजाइम के द्वारा, ये डीएनएज एंजाइम होता है, उसके द्वारा ये लाइसोसोम जो है गुणसूत्र जो है उसका विच्छेदन करते हैं। तो ये करीब 5-6 इसके काम हैं। ये लाइसोसोम के काम भी आपको इनको याद करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में इनके काम पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो है ऑर्गेनेल्स जो है वो है राइबोसोम। राइबोसोम जो है इसका नाम जो है माइक्रोसोम, सबसे पहले इसका नाम माइक्रोसोम जो है अल्बर्ट क्लॉडे ने सर्वप्रथम इसका नाम, इसको देखा था सेल के अंदर राइबोसोम को, और इसका नाम दिया था माइक्रोसोम। अब क्लाडे को जो है, ये जो साइंटिस्ट अल्बर्ट क्लाडे, इसको इसकी खोज का श्रेय दिया जाता है। तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि राइबोसोम की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है, तो वो है अल्बर्ट क्लाडे। अल्बर्ट क्लाडे ने इसकी खोज की थी, इसका नाम माइक्रोसोम दिया था। तो इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? अल्बर्ट क्लाडे ने, और इसका क्या नाम दिया था? इसका नाम दिया था माइक्रोसोम, यानी राइबोसोम का नाम उसने रखा था माइक्रोसोम। प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये सदैव स्वतंत्र व बिखरे हुए होते हैं, यानी प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी होती है? जो मैंने आपको बताया था, प्रोकैरियोटिक सेल वो होते हैं जिसमें न्यूक्लियस के चारों तरफ झिल्ली नहीं होती है, यानी जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो खुला रहता है इसमें सेल प्लाज्मा में खुला रहता है, उसके चारों तरफ केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, और उसमें केंद्रीय न्यूक्लियोलस भी नहीं होता है प्रोकैरियोटिक सेल में ये हमेशा जो है लाइसोसोम जो है सेल प्लाज्मा में ये बिखरे हुए खुले और बिखरे हुए रहते हैं, स्वतंत्र होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक, अब प्रोकैरियोटिक सेल के उदाहरण है एल्गी, बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। ब्लू ग्रीन एल्गी
और बैक्टीरिया और एक माइकोप्लाज्मा। ये यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल होती है इनकी बॉडी की, एक सेल की बॉडी होती है इनकी। तो उनमें जो है ये राइबोसोम स्वतंत्र और बिखरे हुए होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल का मतलब है, मतलब एनिमल्स में, प्लांट्स में, इनमें जो सेल पाए जाते हैं वो है यूकैरियोटिक टाइप। इनमें न्यूक्लियस जो है वो ट्रू न्यूक्लियस होता है, यानी उसके चारों तरफ न्यूक्लियर वॉल होती है और उसमें न्यूक्लियोलस भी पाया जाता है। इनकी कोशिकाओं में राइबोसोम जो है वो स्वतंत्र भी होते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी लगे हुए होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, उस पर राइबोसोम जुड़े होते हैं, यानी ये स्वतंत्र और जुड़े हुए दोनों रूपों में पाए जाते हैं। राइबोसोम पर इकाई झिल्ली नहीं पाई जाती, यानी राइबोसोम जो है उसके ऊपर इकाई झिल्ली, यानी उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन है वो नहीं पाई जाती है। प्रत्येक राइबोसोम जो है 2 उप इकाइयों द्वारा निर्मित होता है, यानी सब यूनिट्स द्वारा निर्मित होता है। एक राइबोसोम जो है वो 2 उप इकाइयों द्वारा निर्मित होता है, जो छोटी और बड़ी उप इकाइयाँ कहलाती है। यानी एक राइबोसोम 2 उप इकाइयों से मिलकर बनता है, जो छोटी और बड़ी उप इकाइयाँ होती है। इन उप इकाइयों का जुड़ना जो है, ये आपस में 2 उप इकाइयाँ कैसे जुड़ती है, ये मैग्नीशियम की पावर +2 की सांद्रता, यानी उसकी सांद्रता जो है 0.001 m उसकी सांद्रता होती है, उस पर निर्भर करती है। उसका जुड़ाव जो है, मतलब एक छोटी और एक बड़ी उप इकाई जो है राइबोसोम की, वो आपस में जुड़ती है। उसका जुड़ाव जो है वो निश्चित किस पे निर्भर करता है, वो मैग्नीशियम की सांद्रता 0.001 m जो सांद्रता होती है उस पर निर्भर करता है। यदि मैग्नीशियम पावर 2 की सांद्रता अगर 0.001 m से अधिक हो जाती है, उसकी सांद्रता अगर 0.001 m से ज़्यादा हो जाती है, तो राइबोसोम जुड़कर डाइमर बनाते हैं, वो डाइमर बना लेते हैं। दोनों जुड़ के उसको डाइमर बोलते हैं, डाइमर बना लेते हैं। कई राइबोसोम एक साथ mRNA से जुड़कर प्रोटीन संश्लेषण के समय, यानी प्रोटीन का संश्लेषण जो है वो राइबोसोम द्वारा ही होता है, के समय पॉलीराइबोसोम बनाते हैं। पॉलीराइबोसोम मतलब ज़्यादा राइबोसोम बनाते हैं, पॉलीराइबोसोम बनाते हैं। आरएनए जो mRNA है, mRNA छोटी उप इकाई से जुड़ता है। mRNA जो होता है वो छोटी उप इकाई से जुड़ता है तथा बड़ी उप इकाई राइबोफोरिन प्रोटीन के द्वारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी रहती है। तो ये राइबोसोम जो है छोटी उप इकाई से जुड़ता है। आरएनए जो होता है वो राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है वो राइबोसोम्स की छोटी उप इकाई से जुड़ता है, और बड़ी उप इकाई जो है, उसकी बड़ी उप इकाई जो है वो राइबोफोरिन प्रोटीन के द्वारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी रहती है। तो ये इसका जुड़ाव है छोटी और बड़ी इकाई का। राइबोसोम के जो 70S के राइबोसोम जो है, ये माप है राइबोसोम का, यानी 70S माप के राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में और माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, और जो 80S के राइबोसोम जो है वो यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। यानी 2 प्रकार के राइबोसोम के परिमाप है, एक 70S और एक 80S। तो 70S का प्रोकैरियोटिक में और 80S के यूकैरियोटिक सेल में 2 प्रकार के होते हैं। राइबोसोम जो है वो राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन द्वारा निर्मित होते हैं, यानी आरएनए प्रोटीन जो होता है उसके द्वारा निर्मित होते हैं राइबोसोम। 70S राइबोसोम, 50S राइबोसोम और 30S राइबोसोम, ये उप इकाइयों से
और 80S राइबोसोम 60S व 40S उप इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। यानी इन से ये उप इकाइयों से मिलकर राइबोसोम बने होते हैं। मतलब 70S 50S 30S 80S 60S और 40S ये इन उप इकाइयों से मिलकर राइबोसोम बने होते हैं। राइबोसोम का निर्माण जो है वो न्यूक्लियोलस में होता है। जो केंद्रक में न्यूक्लियोलस होता है उसमें राइबोसोम का निर्माण होता है। राइबोसोम का निर्माण केंद्रिका में होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि भाई राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है सेल में, तो वो न्यूक्लियोलस में होता है। न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस पाया जाता है, उसमें राइबोसोम का निर्माण होता है। अब राइबोसोम के काम क्या है? राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री या कोशिका का इंजन कहा जाता है। यानी प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं इसको, क्योंकि इनके द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है, इसलिए इनको कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री या कोशिका का इंजन कहा जाता है। राइबोसोम द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण या सिंथेसिस किया जाता है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई प्रोटीन फैक्ट्री जो है, सेल की प्रोटीन फैक्ट्री या कोशिका का इंजन किसे कहते हैं, तो उसका मतलब है राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री या कोशिका का इंजन, सेल का इंजन कहा जाता है। नेक्स्ट जो है ऑर्गेनल, इससे नेक्स्ट वाला ऑर्गेनल वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है वो रिचर्ड एल्टमैन ने सर्वप्रथम की। इसकी खोज सर्वप्रथम की थी रिचर्ड एल्टमैन ने की थी और इन्हें बायोप्लास्ट नाम दिया। यानी माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दिया था बायोप्लास्ट। और फिर इसके बाद में डब्ल्यू फ्लेमिंग नामक साइंटिस्ट ने इनको नाम दिया था, फिला का नाम है, FILA फिला का नाम दिया। सी बेंडा ने इन्हें सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। यानी सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने इनको नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे पहले। अब ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में परिपक्व आरबीसी में नहीं होते हैं। यानी प्रोकैरियोटिक सेल वो होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं, जिसमें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा ये प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। इनमें ये माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होती है। दूसरा आरबीसी में परिपक्व आरबीसी जो मैच्योर आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल, उनमें भी माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होती है। ऐसी कोशिकाएं जिनमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस अधिक होती है, ऐसी सेल्स, बॉडी की ऐसी कोशिकाएं या सेल जिनमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस या उपापचयी क्रियाएं ज़्यादा होती है, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी अधिक होती है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया कौन सी सेल में ज़्यादा पाई जाती है, तो उनमें पाई जाती है जिनमें उपापचयी क्रियाएं या मेटाबॉलिक रिएक्शंस ज़्यादा होती है, उनमें ये माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो दोहरी इकाई झिल्ली यानी डबल यूनिट मेम्ब्रेन द्वारा घिरे रहते हैं। इनकी जो मेम्ब्रेन है, इसके चारों तरफ, माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन पाई जाती है वो डबल लेयर्ड होती है, उसकी डबल लेयर होती है दोनों झिल्लियों के मध्य। यानी जो डबल लेयर है उसके बीच में जो स्थान होता है उसको पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं, पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, अंडरलाइन करने वाला है, ताकि एग्जाम में पूछा जाता है कि पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस जो है सेल में क्या होता है, कहाँ पाया जाता है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की दोहरी झिल्ली है, उन दोनों झिल्लियों के बीच में पाई जाने वाली स्पेस को पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं। अब जो इसकी आंतरिक झिल्ली होती है, अंदर वाली झिल्ली जो है, यानी झिल्ली दो लेयर होती है झिल्ली की, एक अंदर की झिल्ली, एक बाहर की झिल्ली। तो जो अंदर की झिल्ली है उस पर उंगलियों के समान प्रवर्ध पाए जाते हैं, उंगलियों के समान प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। यानी जो उंगलियों के समान अंदर की साइड में जो प्रवर्ध पाए जाते हैं उनको क्रिस्टी बोलते हैं। और इस झिल्ली की बाहरी सतह को सी फेस, यानी जो बाहर की सतह है इस झिल्ली की, अंदर वाली झिल्ली की, उसको सी फेस बोलते हैं और भीतरी सतह को बोलते हैं एम फेस। एम फेस की ओर माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स होता है, जो अंदर की साइड में, अंदर की झिल्ली में अंदर की साइड जो है उसको एम फेस बोलते हैं। और एम फेस
में माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स एम फेज की ओर माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स जो है पार्ट वो इसकी तरफ होता है। बाहरी झिल्ली पर, अंदर की झिल्ली पे तो ये क्रिस्टी हो गई। अब बाहर की झिल्ली जो है वो उस पे वृंत विहीन कण यानी स्टाकलेस पार्टिकल्स होते हैं, जिन्हें पार्सन की उप इकाइयाँ यानी सब यूनिट्स ऑफ पार्सन कहते हैं। उनको क्या बोलते हैं? पार्सन की सब इकाइयाँ बोलते हैं। आंतरिक झिल्ली पर प्रारंभिक कण या एफ कण, जो आंतरिक झिल्ली होती है उस पर प्रारंभिक कण या एफ कण या ऑक्सीजोम होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में से संबंधित होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम से संबंधित होते हैं। उनको बोलते हैं ऑक्सीजोम। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स होता है, जो डायग्राम में अगर आप पेज नंबर 22 पे देखोगे तो क्रिस्टी जहाँ है उसकी साइड में मैट्रिक्स दिया हुआ है। ये मैट्रिक्स जो है उसमें डीएनए पाया जाता है, डाई ऑक्सी डीएनए न्यूक्लिक एसिड, जो कुंडलित व वृत्ताकार होता है। इसकी शेप जो है वो कुंडलित और वृत्ताकार होती है, तथा इसके मैट्रिक्स में राइबोसोम भी पाए जाते हैं। यानी इसमें डीएनए तो होता ही है मैट्रिक्स में, लेकिन इसके मैट्रिक्स में राइबोसोम भी पाए जाते हैं। इस कारण माइटोकॉन्ड्रिया एक अर्ध स्वायत्त अंगक होता है, यानी ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स है, सेमी ऑटोनोमस अर्ध स्वायत्त। अब माइटोकॉन्ड्रिया के काम है, क्या क्या काम है माइटोकॉन्ड्रिया के? माइटोकॉन्ड्रिया इसको एक तो कोशिका का शक्ति गृह यानी पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। पावर हाउस कहते हैं क्योंकि इसमें एटीपी का निर्माण होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी ये एनर्जी के मॉलिक्यूल है एटीपी, उनका निर्माण होता है, तो इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। पावर हाउस का मतलब है ये एटीपी जो है बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे इलेक्ट्रिसिटी काम करती है। वैसे ये इलेक्ट्रिसिटी से शक्ति प्रोड्यूस होती है, इंजन चलते हैं, या मान लो उससे रोशनी होती है, बिल्कुल ऐसे ही ये एटीपी जो है ये शरीर को शक्ति प्रदान करता है काम करने के लिए, एनर्जी। यह फैट मेटाबॉलिज्म से संबंधित है, यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया है उस वह वसा उपापचय यानी फैट मेटाबॉलिज्म से भी संबंधित है। ये oogenesis के दौरान, oogenesis का मतलब है अंडे का प्रोडक्शन या उसमें विकास करना, अंडा फीमेल में। oogenesis के दौरान पीतक पट्टिकाओं यानी योग प्लेटलेट्स का निर्माण करते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है oogenesis के समय योग प्लेटलेट्स का निर्माण करते हैं, शुक्राणु के मध्य भाग का निर्माण करते हैं। यानी जो स्पर्म है मेल में, सीमन के अंदर या वीर्य के अंदर जो स्पर्म पाए जाते हैं, उस स्पर्म का मध्य भाग यानी मिडल पीस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा निर्मित होता है, निर्माण किया जाता है उसका। कोशिका द्रव्य आनुवंशिकता यानी जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्म का मतलब होता है जो सेल की झिल्ली है, कोशिका झिल्ली के अंदर जो सामान पाया जाता है, पूरे ऑर्गेनल्स, लिक्विड या केंद्रक, उस सारे को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जीव द्रव्य जिसको बोलते हैं, उस जीव द्रव्य में यानी कोशिका द्रव्य में आनुवंशिकता के लिए जो गुण एक प्राणी से जब बच्चा पैदा करता है उसके गुण जो आगे जाते हैं उसको बोलते हैं आनुवंशिकता। तो ये कोशिका द्रव्य आनुवंशिकता के लिए भी जिम्मेदार होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें क्रेब साइकिल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के एंजाइम पाए जाते हैं। यानी क्रेब साइकिल जो है इसको टीसीए साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, और ये आपने फिजियोलॉजी में पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लोगे। क्रेब साइकिल जो है इसमें ये केमिकल रिएक्शंस है, सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस है, मतलब केमिकल रिएक्शन की श्रृंखला है सेल के अंदर, जिसमें यूज्ड बाय ऑल एरोबिक ऑर्गेनिजम्स, सभी हवा में जिंदा रहने वाले ऑर्गेनिजम्स जितने होते हैं, ऑर्गेनिजम्स जीवाणु जीव, उनमें ये क्रिया होती है जो स्टोर एनर्जी को रिलीज करते हैं, एटीपी को रिलीज करते हैं।
और ये इसकी क्रिया के लिए भी ये आवश्यक होता है। तो ये आज के लिए कुछ ऑर्गेनल्स देश सेल के जिनके बारे में हमने अध्ययन किया। कल हम जो बचे हुए ऑर्गेनल्स हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।